भारत की आज़ादी की कहानी हम सब ने सुनी है, पर क्या उस कहानी में एक ऐसा आखिरी पन्ना भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है? जी हाँ, ये कहानी है गोवा की मुक्ति की, भारत की आज़ादी की लड़ाई के बिल्कुल आखिरी पड़ाव की। ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है ना कि जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब भारत का ही एक हिस्सा अगले 14 सालों तक एक यूरोपियन कॉलोनी बना रहा। ये सच है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि पुर्तगाल की गोवा में जड़ें इतनी गहरी क्यों थीं। फिर जानेंगे कि बातचीत की कोशिशें क्यों नाकाम हुई, जिसके बाद हुआ ऑपरेशन विजय। और आखिर में बात करेंगे आज़ादी के बाद गोवा के नए सफ़र की। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पुर्तगाल की वो चौकी जो सदियों तक बनी रही। 451 साल की ये विरासत आखिर थी कैसी? 451 साल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 450 साल से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये गोवा में पुर्तगाली शासन की गहराई बताता है। इतने लंबे वक्त ने गोवा की संस्कृति, उसके आर्किटेक्चर, भाषा, हर चीज पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है जो आज भी वहां महसूस होती है। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने से, और बस 12 साल के अंदर 1510 में पुर्तगाल ने गोवा को अपनी कॉलोनी बना लिया। फिर तो सदियां बीत गईं। 1947 में पूरा भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा 1961 तक पुर्तगाल के ही कब्जे में रहा। तो फिर 1947 के बाद क्या हुआ? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, बातचीत के वो सारे रास्ते जो एक एक कर बंद हो गए। देखिए, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि इस मसले को शांति से, डिप्लोमेसी से सुलझाया जाए। भारत का स्टैंड बिल्कुल सीधा था, गोवा हमारा हिस्सा है, इसे शांति से सौंप दिया जाए। लेकिन पुर्तगाल का जवाब भी उतना ही सीधा था, किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार। और मामला यहीं आके अटक गया, क्योंकि दोनों देशों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। भारत का कहना था कि गोवा सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा है, जिस पर एक विदेशी ताकत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। वहीं पुर्तगाल का तर्क वो तो और भी दिलचस्प था। उनका कहना था कि गोवा कोई कॉलोनी है ही नहीं, बल्कि पुर्तगाल का ही एक ओवरसीज प्रोविंस। इस डेडलॉक के बीच भारत का सब्र धीरे धीरे जवाब दे रहा था, और ये बात प्रधानमंत्री नेहरू के रुख से साफ झलक रही थी। उनका मानना था कि गोवा की मुक्ति कब होगी ये सवाल है, होगी या नहीं ये नहीं, ये तो इतिहास की एक सच्चाई है जो होकर रहेगी। मतलब अब ये मामला ज्यादा दिन तक खिंचने वाला नहीं था। और जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची। तीसरा भाग, ऑपरेशन विजय, यानी सिर्फ 36 घंटों का एक मिलिट्री कैंपेन। तो ये ऑपरेशन विजय था क्या? असल में ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की उस कार्रवाई का कोड नेम था जिसका मकसद एक और सिर्फ एक था, दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली राज से आज़ाद कराकर भारत में शामिल करना। सिर्फ 36 घंटे। कमाल की बात है ना? जो मसला दशकों से, सालों की बातचीत से हल नहीं हो पाया था, वो भारतीय सेना ने 36 घंटे से भी कम समय में कर दिखाया। ये उनकी प्लानिंग और तेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये एक्शन पूरी तरह से प्लान किया गया था। एक साथ 3 तरफ से हमला हुआ। ऊपर आसमान से एयरफोर्स ने जरूरी हवाई अड्डों को बेकार कर दिया, समुद्र से नेवी ने पूरा कोस्टलाइन ब्लॉक कर दिया ताकि पुर्तगाल से कोई मदद ना आ सके, और जमीन पर आर्मी की टुकड़ियां 3 अलग अलग दिशाओं से गोवा में दाखिल हुईं। मिलिट्री ऑपरेशन तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। अब शुरू होना था गोवा का एक बिल्कुल नया अध्याय, भारत के साथ उसका एकीकरण और उसकी नई पहचान का सफर। 19 दिसंबर 1961, ये वो ऐतिहासिक दिन था जब पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने सरेंडर के कागजों पे साइन किए, और इसी एक पल के साथ गोवा में 451 साल लंबे औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया। आज़ादी के बाद भी गोवा का सफर काफी अनोखा रहा। उसे भारत में शामिल तो कर लिया गया, पर शुरुआत में दमन और दीव के साथ एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर। फिर 1987 में जाके गोवा को भारत के 25वें राज्य का पूरा दर्जा मिला। और वो खास दिन 19 दिसंबर आज भी हर साल गोवा में बहुत गर्व से मनाया जाता है। इसी दिन को आज हम गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि उस आज़ादी का जश्न है जो 451 साल की गुलामी के बाद मिली। ये दिन गोवा के लोगों के लिए आत्मसम्मान और अपनी पहचान को दोबारा हासिल करने का प्रतीक है।
तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि 451 सालों का वो लंबा पुर्तगाली इतिहास आज भी गोवा की अनोखी संस्कृति में, वहाँ के संगीत में, खाने पीने में किस तरह से जिंदा है। ये सोचने वाली बात है ना।